अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त एक और गुजर गया, खैर खैरियत भी रही। दहशतगर्दी के जो खदशात और ख़तरात पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ऐसे मौक़े पर मंडलाते हैं, उनमें से एक भी ख़तरा काम ना आ सका और अल्लाह के फजल करम से 14 अगस्त बहुत ऐशो आराम से गुज़रा, बहुत खुश व खुरम गुज़रा। इस बार एक और फैदर इन द क्राउन था, यानी पिछले कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है कि बहुत मुतासिर था दहशतगर्दी से। और 14 अगस्त के रोज़ या 13 अगस्त की रात को जब 14 अगस्त फॉल इन होता है और पाकिस्तान में लोग खुशियाँ मनाना शुरू करते हैं, पेशावर में बहुत खौफ रहा करता था। लेकिन इस बार बहुत तवील अरसे के बाद पहली बार पेशावर में खुलकर लोगों ने 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई। और क्यों ना मनाएं, जाहिर सी बात है उन पर जो ख़तरात मंडला रहे थे वो ख़त्म हुए। पाकिस्तानी फोर्सेस को शाबाश देने की ज़रूरत है कि उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील और सब्र आज़मा जंग लड़ी और तकरीबन दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं दुनिया के तमाम ममालिक में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इस मैनेज पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लें, लेकिन अगर आप 99% भी काबू पा लेते हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी कामयाबी होती है। अमेरिका को देख लीजिए, इतने जदीद सिस्टम हैं, इतने जदीद आलात हैं, इतनी एडवांस कौम है, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते हैं और आए रोज़ होते हैं। गो के वो जो वाक़यात वो उनके अपने लोग बर्पा कर रहे होते हैं, उन्हें वो छुपा लेते हैं। अगर कोई मुसलमान किसी में इन्वॉल्व हो तो उसके हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन ये वाक़यात होते हैं। भारत आप देख लीजिए, भारत में इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो तमाम की तमाम दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन बीजेपी उस पर खामोश रहती है। आलमी ज़मीर भी खामोश रहता है। कश्मीर में आप देख लीजिए कि खामोश है आलमी ज़मीर। लेकिन अगर कोई मुसलमान मामूली सा एहतजाज भी करे तो फिर सज़ा भी मुसलमानों को दी जाती है, हालांकि वो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहा होता है। अभी 2 रोज़ पहले बेंगलोर में क्या हुआ हमने देखा सब ने, कि तौहीन रसालत पर मबनी पोस्ट डाली किसी शरपसंद हिंदू ने, और उसके नतीजे में और मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो मज़ाहिब हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी इंतहा पसंदी की जानिब माइल होता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे अमरीकी है, चाहे सऊदियन है या चाहे पाकिस्तानी है, उसकी कंडमनेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो अभी तौहीन आमेज़ पोस्ट हुई, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, वो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो एक हिंदू इंतहा पसंद की जानिब से की गई। मुसलमानों ने एहतजाज किया और उल्टा मुसलमान ही भुगत रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और वाक़या हुआ जिसका कल भी हमने तज़किरा किया। आज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल उसके ऊपर आया है, यानी जो फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया गया, पाकिस्तान ने उस पर एक कैंडिड मगर डिप्लोमेटिकली एक सख्त मैं समझता हूँ कि रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी, चूँकि दुनिया के हर मुल्क में जब एक दूसरे के साथ आपका लेन देन होता है, कारोबार होता है, तो कुछ मफादात भी शामिल होते हैं। पाकिस्तान की अपनी बात माशी मजबूरियाँ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर ख़ारजा ने जो रद्द-ए-अमल दिया है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, वो बज़ाहिर सॉफ्ट दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। और मेरा ये ख़्याल है कि सऊदी अरब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया था, आहिस्ता आहिस्ता वो अब मज़ीद खुल रहे हैं, क्योंकि वही अभी भी वज़ारत ख़ारजा की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि दिस एग्रीमेंट बिटवीन इज़राइल एंड UAE हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। नाज़रीन, अंग्रेज़ी ज़बान में इम्प्लीकेशन का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो वो मुज़मिरात होते हैं। मुज़मिरात वो असरात होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं, जिनके मनफी नताइज आते हैं। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में किसी भी डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, ख़ास तौर पर दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके प्रेस जारी करना एक बड़ा वाक़या है। इससे पहले फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है PLO, उन्होंने मायूसी का इज़हार किया और फ़लस्तीन की हुकूमत ने अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया UAE से। तुर्की ने भी एहतजाज किया, लेकिन मैं तुर्की के एहतजाज को ज़रा दूसरी नज़र से देखता हूँ, क्योंकि तुर्की
कि वो मुल्क है जिसने इस्लामी दुनिया में बहुत पहले इसराइल से रवाबित कायम किए। तकरीबन 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं रजब तैयब एर्दोआन साहब हुकूमत में हैं। इसराइल से ताल्लुकात के ख़ात्मे का उनको कभी ख्याल ना आया, लेकिन जब ये माहिदा हुआ तो उनकी चूँकि तुर्किज़म और पैन अरबिज़म के दरमियान एक महाजराई चल रही है और वो निशात सानिया चाहते हैं तुर्की की हुकूमत की। वो आप यूँ समझिए कि सल्तनत उस्मानिया की निशात सानिया चाहते हैं किसी भी शक्ल में। लेकिन उन्होंने आज ऐलान ये करना मुनासिब समझा है कि यूएई से वो अपने एहतजाजन अपना सफ़ीर बुला रहे हैं। मेरी नज़र में अगर आप यानी कि रजब तैयब एर्दोआन साहब अगर चाहते हैं कि वो हकीकी एहतजाज उनका दिखाई दे तो फिर उन्हें इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान ने थोड़ा डिविएट किया, जो पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन थी। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का हामी था और पिछले कुछ अर्सा पहले तक ये मौजूद रहा। लेकिन नाज़रीन, हमें याद है कि चंद हफ़्तों पहले जब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से कोई सवाल हुआ था फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन अथॉरिटी के हवाले से, तो तब पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि पाकिस्तान 2 स्टेट सॉल्यूशन का हामी है। आज फिर इसे दोहराया गया। ये पाकिस्तान के हिसाब से डिविएशन है, लेकिन बदलते हालात में दुनिया के अगर इतनी पोजीशन तब्दील कर ली जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं होता, बशर्ते कि उससे अमन कायम हो और जो डिप्रेस्ड नेशन है उसको उसके हुकूक मिलें। देखना यह है कि ये इसके क्या नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान पर ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ हवालों से दबाव मौजूद रहता है, डिप्लोमेटिकली भी। इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की, ये जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है वो उसका ताल्लुक बड़ा गहरा होता है इंटरनल सिचुएशन से। तो इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की आज 14 अगस्त का रोज़ तकरीबन गुजर चुका है। 14 अगस्त के इस वक्त रात के 11 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी पाकिस्तान में बुनियादी मसाइल, बुनियादी इशूज़ मौजूद हैं। मसलन पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी का सवाल अभी तक बरकरार है। सियासी जमातें और कई सियासी कायदीन ये कहते नहीं थकते कि इमरान ख़ान की हुकूमत सेलेक्टर्स की लाई हुई है। सेलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों पर मुश्तमिल होती है जो मुल्क चलाने में किसी न किसी तौर मुलव्वस होते हैं। उनमें सियासतदान भी होते हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, उनमें टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, उनमें अदारे भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का जब मतलब लिया जाता है तो उसका सिर्फ़ एक ही मतलब होता है, उसी अदारे को तनकीद का निशाना बनाना मतलब मकसद होता है। और जाहिर सी बात है अगर कुछ इंडिविजुअल्स अगर ये काम कर रहे होते हैं तो उनको बातें भी सुनना पड़ती हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अदारों को ज़रा सा गुरेज करना चाहिए दबाव में लाने से, क्योंकि अदारे जो हैं वो ख़ास तौर पर वो अदारे जिन्होंने आपकी सरहदों की निगरानी करनी है। जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत तो सियासतदान करता है, पार्लिमान करती है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत सियासतदान करता है, पार्लिमान करती है, अवाम खुद करते हैं। आपका करिकुलम जो आप अवाम को पढ़ाते हैं वो करते हैं। अवाम की जो कमिटमेंट होती है, अवाम की जो वाबस्तगी होती है आपकी रियासत के साथ, उसके ज़रिए सरहद जो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत होती है। और पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुहिब वतन लोग हैं। ख़ामियाँ हैं इस कौम में, ख़ामियाँ हैं, हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन जो खूबी है उसको भी बयान करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों में ख़ामियाँ खूबियाँ हैं, लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी के, हालांकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो सियासत में आमद थी वो इस्कंदर मिर्ज़ा के ज़रिए हुई। इस्कंदर मिर्ज़ा के पुराने ताल्लुकात थे सर शाहनवाज़ भुट्टो से, वो उसी ज़रिए से हुई। फिर वो अयूब खान की हुकूमत का हिस्सा बने, कन्वेंशन लीग के भी सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अहम मौके पर अयूब खान हुकूमत का साथ छोड़ा और फिर उन्होंने अपने किरदार से वो तमाम शिकायत दूर की, धो दी एक तरह से। और फिर जो जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान की रीबिल्डिंग में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा रोल है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बड़ा रोल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत जो थी उसका भी बड़ा रोल है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी गो के वो ज़िया-उल-हक़ के साथ इक़्तिदार में आए। रफ्ता रफ्ता एक ज़माने में उनका खून खौलता था बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो ख़वातीन या भुट्टो ख़ानदान का नाम सुनकर या पीपल्स पार्टी का नाम सुनकर। लेकिन फिर वही मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक सबक सीखा और उसके बाद वो मिसाक़ जमहूरियत में दाखिल हुए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। दोनों अब मंजर से में पर नहीं हैं, एक अमली तौर पर ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, ज़िंदा हैं और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे, लेकिन वो सियासी मंजर से गायब हैं।
जब से वो इंग्लैंड गए हैं उनका पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कोई बयान नहीं आया। और आज हमारे जो बात करने का मकसद था वो मुस्लिम लीग नून की खामोशी के हवाले से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से भी आज हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान है, उसके गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, लेकिन उन गवर्नेंस के इश्यूज़ की बुनियाद पर पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक ये बयान दिया कि कराची की सूरत हाल में आइनी जो इक़दाम है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब पर मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रा लोगों को बात करते हुए पहले देख लेना चाहिए कि उनका माजी क्या रहा है। जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब हैं खालिद जावेद खान साहब, ये बॉर्न इन पीपल्स पार्टी हैं, यानी ये प्रोफेसर एंडी खान साहब और शमीम एंडी खान साहिबा के बेटे हैं। एंडी खान साहब इस मुल्क के वज़ीर क़ानून रहे, बहुत आप यूँ समझिए कि एक प्रोग्रेसिव शख्सियत थे। शमीम एंडी खान साहिबा सिंध असम्बली की रुकन रही, MNA भी रही, और उनका बड़ा सियासी किरदार था। बड़ी दोनों मियाँ बीवी ने मार खाई, लेकिन पार्टी ने उनको भी इज़्ज़त दी। फिर खालिद जावेद खान साहब कुछ अर्सा पहले तक, अटॉर्नी जनरल मुकर्रर होने से कुछ दिन पहले तक, वज़ीर आला शाह के मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं उनके वो वकील रहे हैं एक मुकदमे में। लेकिन अचानक जब आपको एक ओहदा मिल जाए तो आप फिर अपनी पुरानी लाइन से डिविएट कर जाएं। सियासत में ये कोई अच्छी बात तस्वुर नहीं होती। अटॉर्नी जनरल जाहिर सी बात है को के कानूनी ओहदा, लेकिन एक इन अ वे एक सियासी ओहदा भी है, एक आइनी ओहदा भी है। आप रियासती ओहदे पर हैं, लेकिन आप एक हुकूमत के साथ एक रियासती ओहदे पर हैं, तो थोड़ा सा इन मामलात पर गुरेज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गो के उनकी पार्टी को, उनको भी ये सोचना चाहिए कि तमाम लोग उनकी पार्टी की गवर्नेंस की शिकायत क्यों करते हैं। उसमें ये ठीक है कि जो उनकी शिकायत है मीडिया के हवाले से, मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से, वो किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन उनको देखना ये चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की जो गवर्नेंस है सिंध में वो डिलीवर कर पाई है, वो कुछ जो 12 साल में कोई हुकूमत कर सकती थी। कराची ख़ास तौर पर, ठीक है, कराची पर MKM का सियासी होल्ड रहा, अब PTI का सियासी होल्ड है। कराची के सब हाउस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का होल्ड है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने उन इलाकों में डिलीवर कर पाई? उन्हें ये भी सोचना चाहिए। लियारी से वो नशिस्त क्यों हारे, उसमें ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा, लेकिन लोगों की जायज़ शिकायत भी होंगी, ज़रा इसको भी देखना चाहिए उन्हें। ताहम ये ख़तरनाक बात है, ये ख़तरनाक रुझान है कि सूबे 18वीं तरमीम के हवाले से शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत जिसके मैं समझता हूँ कि बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उनकी तरबियत एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो प्रोग्रेसिव भी है, डेमोक्रेट भी था। शमीम एंडी खान साहिबा के हाथों में तरबियत उनकी हुई, प्रोफेसर एंडी खान साहब के वो बेटे हैं। वो अगर इस किस्म की बात करें जिसमें आइनी गुंजाइश जिसकी बहुत ही कम हो, मेरे जैसा लेमैन, वो कि मैंने कानून पढ़ा है लेकिन आइनी माहिर नहीं हूँ, अटॉर्नी जनरल साहब बहुत बड़े आइनी माहिर हैं, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि आज के हालात में जबकि 18वीं तरमीम मौजूद है, इस किस्म की बात सूबों में एहसास से महरूमी बढ़ाने का बायस बन सकती है, अपने आप को किसी और क़ुव्वत के साथ अटैच करने का बायस समझी जाती है। और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए। और वाकई आइन की अगर आप दफ़ात देखें तो अनटिल एंड अनलेस के मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए हुकूमत, गवर्नर राज नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, आपको याद होगा, वो पंजाब में बहुत रौला डाला जाता है इस बात का कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब की अदालत ने एक फ़ैसला दिया था। जस्टिस डोगर साहब के किरदार पर बहुत सारे लोग मुतरिज़ होते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम बात थी कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने LFO पर हल्फ उठाया था दोनों मरतबा। जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में आए, दोनों मरतबा उन्होंने LFO पर हल्फ उठाया था। और जब वो चीफ़ जस्टिस बने उस वक्त भी LFO पर हल्फ उठाया था। उन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया, वो बाद में उठाया। लेकिन हमीद डोगर साहब आइन के तहत चीफ जस्टिस थे, और इसीलिए वो जब 23 मार्च को रिटायर किए गए 2009 में, तो उस वक्त फिर इफ्तिखार चौधरी साहब बने। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने कभी अपने इस इंतज़ार की कोई वजह नहीं बताई। वजह सिर्फ यही थी कि वो आइनी चीफ जस्टिस थे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था, वो किसी भी, आप अपने तौर पर अगर आइन पढ़ लें या माहिरीन के साथ बात कर लें, तो वो फ़ैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त फ़ैसला था। क्योंकि आइन ये कहता है कि जब आप किसी एक सीट का हल्फ उठाते हैं तो दूसरी सीट खुद ब खुद खाली हो जाती है।
तो शहबाज शरीफ साहब ने खुशाब की सीट से हल्फ उठाया था तो लाहौर की सीट खाली हो गई थी, या लाहौर की सीट से हल्फ उठाया था तो खुशाब की सीट खाली हो गई थी। इसी तरह का एक मामला था, PP 10 खाली हुई थी गालिबन, और वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उस फैसले के नतीजे में अगर वो फैसला गलत होता तो मुस्लिम लीग नून डट जाती है। आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अदारों के ख़िलाफ़ भी डट जाती है जब उनकी अपनी क़यादत पर बात आती है, तो वो नहीं डटी। शहबाज शरीफ साहब घर चले गए, अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नर राज के अलावा। फिर उसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल लतीफ़ खोसा के ज़रिए जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की, और फिर एक अबूरी रिलीफ मिला शहबाज शरीफ साहब को, और उस अबूरी रिलीफ में वो फिर वज़ीर आला भी रहे। वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पंखे लगा कर और टेंट मीनार पाकिस्तान पर टेंट लगा कर एहतजाज भी करते रहे, उस हुकूमत के मज़े भी लेते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो वज़ीर आला भी रहे। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आज उनको क्या हुआ। जब वो वज़ीर आला थे तो उस वक्त तो बहुत एहतजाज करते थे, आज उन्हें क्या हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ी शदोबत के साथ एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। वो बजट को मुस्तरद करना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ना बजट मुस्तरद होने दिया और ना ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब तक होने दी है। मुस्लिम लीग नून भी खामोश है। मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा से सवाल करें तो कभी वो कोई कहते हैं कि कमेटी बन गई है उसमें बात हो रही है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, लेकिन बिलावल भुट्टो मायूस हो गए हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से। और ख़बर इसमें यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुस्लिम लीग नून को एक शरीक पार्टिसिपेंट के तौर पर दावत देना चाहते हैं। इस बात पर वो मुशावरत कर रहे हैं कि आज सुबह यानी हफ्ते की सुबह उसका फ़ैसला होना है। 2 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना एक अलहदा से इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, उसकी तफसील हम फिर किसी वक्त बयान करेंगे। अब आते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब, मुस्लिम लीग नून की सियासत की जानिब। मुस्लिम लीग नून एक जानिब तो हुकूमत को कंधा देकर खड़ी है, बहुत ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़ी बात करते हैं, शाहिद खाकार अब्बासी साहब बहुत खुलकर अपनी पार्टी के किरदार के हवाले से तनकीद भी करते हैं। अभी 4-5 रोज़ पहले जब कानून साजी के हवाले से बात हो रही थी, इंसदाद दहशतगर्दी बिल के हवाले से जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में मंजूर होना था, तो उस बिल के हवाले से जब हमने शाहिद खाकार अब्बासी साहब से पूछा कि जी ये उनकी पार्टी क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी लेट गई है। ये कहकर वो चले गए, दौड़ते हुए चले गए स्पीकर चैम्बर में, वहाँ भी उन्होंने अपनी बात की। लेकिन बहरहाल ये आप देखिए कि एक रहनुमा ऐसी बात कर रहा है और दूसरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। ऐसे में जब मरियम नवाज़ साहिबा आई, नैब में पेश हुई, तो क्या ज़रूरत थी मुस्लिम लीग नून को पत्थर अपनी गाड़ियों में लाद कर लाने की। ये एक अहम सवाल है, उठाया जा रहा है, और मेरे जैसा डेमोक्रेटिक आदमी भी ये सवाल उठाता है, क्योंकि सवाल इस वक्त ये है, ख़बर भी यही है। एक चैनल ने वो ख़बर की फुटेज भी दिखाई कि जब आप पत्थर लाद कर कहीं जा रहे होते हैं तो आप सिर्फ मुकाबले के लिए नहीं जा रहे होते, बाद वक़्त शरारत भी हो सकती है। आप मुकाबला ना भी करना चाहें, लेकिन आपके साथियों में से कोई एक शरारत कर सकता है। अब ये तय होना बाकी है कि किसने क्या किया। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो बहुत तवील अरसे से खामोश थी, वो बोली, क्योंकि उस रोज़ उनके वर्कर्स जो है बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में पकड़े गए थे। अगर वो ना बोलती तो उनकी पार्टी को नुकसान होता। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कोई ट्वीट उनका नहीं आ रहा उन वर्कर्स के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई ट्वीट नहीं आ रहा। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, बल्कि बार दोस्त जो जिनका ताल्लुक़ जो मुस्लिम लीग नून के हमदर्द हैं, उनके कल मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस और ट्वीट्स देखे हैं। कई दोस्त ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लापता हैं, किसी को इल्म हो तो मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में बताया जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनके लापता होने के हवाले से ये सब बातें कही जा रही है। और वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, कायद इख्तिलाफ़ हैं, वो ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेन कमेटी का इजलास हो रहा है, उन्हीं की वजह से। अगर मेन कमेटी का इजलास नहीं होगा तो जो ज़ैली कमेटियों की रिपोर्ट्स आएंगी वो अपनी जगह पड़ी रहेंगी, कोई फ़ैसला उनके ऊपर नहीं हो सकेगा। कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उन पर कोई फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं होगा। इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, ब्यूरोक्रेसी को होगा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बैकडोर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इसकी मुस्लिम लीग नून कभी वाज़ेह तरदीद नहीं करती।
अगर वादे तरदीद नहीं करती तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। फिर बड़े मियाँ साहब भी खामोश हैं। बड़े मियाँ साहब को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने सियासत में बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत भुगता है, लेकिन इस वक्त उनकी खामोशी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि एक जानिब से ये वफाक को कराची को वफाक के हवाले करने की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब सिंध में गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। 98वीं तरमीम बड़ी विक्टिम है इस मौजूदा सिस्टम की, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तमाम डेमोक्रेट्स, तज्जियाकार और बड़े बड़े सियासतदानों की ज़बान से ये लफ्ज़ अदा हो रहा है, और हम बतौर सहाफ़ी जब चीज़ें देखते हैं उन्हीं को रिपोर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है। तो 18वीं तरमीम इस हुकूमत की, इमरान खान हुकूमत की एक बड़ी विक्टिम है, और मुस्लिम लीग नून इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करती। यही सब चीज़ें देखनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को भी, और मुस्लिम लीग नून को अपनी खामोशी तोड़कर इस वक्त अपोजिशन जमातों की ये शिकायत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मसलन मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी राय रास्त पर आ जाएंगी तो APC भी हो जाएगी। अख्तर मेंगल साहब को भी ये शिकायत है, वो अपोजिशन में आना चाहते हैं, हुकूमती सीटें नशिस्तें छोड़ी हैं उन्होंने, लेकिन मुस्लिम लीग नून उन्हें भी एतमाद में नहीं ले रही। ये ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। अख्तर मेंगल साहब से भी जब बात हुई तो उनका यही कहना था, उन्होंने कई सवालात भी उठाए दोनों बड़ी जमातों के हवाले से, लेकिन ज़्यादा गिला उनका अपोजिशन की बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग नून से था। ये तमाम गिले उसी वक्त होते हैं जब दाल में कुछ काला होता है। नाज़रीन, ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 33-34 साल का, कि जब भी अपोजिशन जमातें इस तरह का किरदार अदा करती हैं तो दाल में कुछ ना कुछ काला होता है। देखते हैं अगले दिनों में दाल में क्या काला है और क्या सफ़ेद है, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। दुआ कीजिए कि सब कुछ पाकिस्तान के लिए तो अच्छा हो, लेकिन जमहूरियत जिसमें फले फूले, और मेरा ये तजुर्बा कहता है कि अगले चंद माह में इस हवाले से चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर लेंगी। नाज़रीन, आपका शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। आपसे एक ये दरख्वास्त कि कोविड-19 मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, कोविड-19 से अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, जानने वालों को तजवीज़ कीजिए, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ख़ुद भी। और अगर आप किसी भी इशू पर कुछ मालूमात आपको दरकार हैं, कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें इनबॉक्स में सवाल कीजिए, हम आपके सवालों के इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे। आपको जो मालूमात दरकार होंगी वो आपकी खिदमत में लाकर हाजिर भी करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।